नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान किताब से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, चैप्टर नंबर 1 GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC MS चौहान की किताब से लिंक आपको गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक आज कराऊंगा मैं आपको। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? हाउ मेनी सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स, आपको सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं, देखने हैं कि कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स कितने बैठते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, क्वार्टनरी का आप देखो कि इसे क्या, भाई देखो हाइड्रोजन, ये अगर कार्बन किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है तब भी प्राइमरी कहलाता है, और कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ जाए, किसी एक कार्बन से जुड़ जाए, किसी एक कार्बन से जुड़ जाए, अगर किसी एक कार्बन से जुड़ जाए तो भी प्राइमरी कहलाता है, या तो किसी और से ना जुड़ा हो, जैसे कि ये किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी है। ये एक और कार्बन से जुड़ा है तो भी प्राइमरी है। ये इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, दो और से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी है। ये इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है और ऊपर से भी जुड़ा हुआ है तो टर्सरी है। इसे देखो, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ा हुआ है तो ये क्वार्टनरी है, क्वार्टरनरी है। ये क्वार्टरनरी है, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है। तो डेफिनेशंस आप एक बार फिर देख लीजिए। ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से या तो ना जुड़ा हो और या फिर किसी केवल एक अदर से जुड़ा हो तो वो प्राइमरी होगा। अगर दो अदर से जुड़ जाए तो सेकेंडरी हो जाएगा, 3 अदर से जुड़ जाए तो टर्सरी हो जाएगा, 4 अदर से जुड़ जाए तो क्वार्टरनरी हो जाएगा। अब आपको तो यहां पर सेकेंडरी निकालने हैं, प्राइमरी नहीं निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है दोस्तों, सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। जो सवाल है दोस्तों वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहां पर Cl है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है दोस्तों, यहां डबल बॉन्ड है। इसके अंदर सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालने हैं तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। बिल्कुल परेशान ना हो, इसको आप ड्रॉ कर लो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए। कहीं से कहीं तक परेशानी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड है मेरे दोस्तों, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और दोस्तों यहाँ पर H है, दोस्तों यहाँ पर H है, दोस्तों यहाँ पर H है, और दोस्तों 1 2 3 4 यहाँ पर H लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ पर भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप फील करिए, क्या ये सेकेंडरी है? हाँ जी ये सेकेंडरी है। कैसे? इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है। क्या ये सेकेंडरी? हाँ जी ये सेकेंडरी है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा हुआ है। क्या ये सेकेंडरी? हाँ जी सेकेंडरी, ऊपर भी इधर भी। क्या ये सेकेंडरी? हाँ जी सेकेंडरी है, क्योंकि इधर भी इधर भी। क्या ये सेकेंडरी है? हाँ जी ये सेकेंडरी है, इधर भी इधर भी। क्या ये सेकेंडरी है? चलिए इसको छोड़ दिया मैंने, सॉरी, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है तो ये भी सेकेंडरी है। क्या ये सेकेंडरी? हाँ जी, नीचे भी ऊपर भी। क्या ये सेकेंडरी? हाँ जी, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है। ये तो भाई हाइड्रोजन जुड़ने लायक ही नहीं है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। इसमें हाइड्रोजन जुड़ने लायक नहीं है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई। तो मेरे दोस्तों
अब गिन डालो, काउंट कर डालो, ये वाला हाइड्रोजन, जी हाँ सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये बाप तो जैसा बाप वैसा बेटा, ये सेकेंडरी कार्बन जैसा बाप वैसा बेटा, तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया, वो जैसा बाप वैसा बेटा, ये सेकेंडरी कार्बन, हाँ जी जैसा बाप, अगर ये सेकेंडरी कार्बन है तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया, फिर ये सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया, यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो आंसर मेरे दोस्तों 7 आ गया। हर क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रॉमिस मेरा शुरू से है, तो करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कंक्लूजन क्या है भाई? एक कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन प्राइमरी, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन सेकेंडरी, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन टर्सरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जरा आजमाते हैं। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लिखने हैं। यहाँ CH3 है, यहाँ C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर दोस्तों NH है, यहाँ पर मेरे दोस्तों C है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है दोस्तों, यहाँ पर O है और यहाँ पर मेरे दोस्तों CH2 है, यहाँ पर H है। इसका नाम बताओ भैया, इसका नाम तो कीटोन है। इसका नाम बताओ दोस्तों, इसका नाम तो एस्टर है। इसका नाम बताओ दोस्तों, इसका नाम तो एमाइड है। तो कौन सा ग्रुप नहीं है? इन चारों ऑप्शंस में से छांटो कि कौन सा ग्रुप नहीं है। कीटोन है, हाँ जी है। एस्टर है, हाँ जी है। एमाइड है, हाँ जी है। ईथर एब्सेंट है, तो डी ऑप्शन हो गया कि ईथर, इस कंपाउंड के अंदर ईथर नहीं है, इस कंपाउंड में ईथर नहीं है। तो वही तो पूछ रहा है कि कौन सा इस कंपाउंड में नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल पूछ रहा है। करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर एमीन इन्वर्जन एंड हाइब्रिडेशन ऑन कार्बन इन द ट्रांजिशन स्टेट। 2 चीज पूछ रहा है दोस्तों। एक तो एमीन इन्वर्जन पूछ रहा है। एमीन इन्वर्जन, हाँ मैं करेक्ट हूं। तो एक तो एमीन इन्वर्जन पूछ रहा है। एमीन इन्वर्जन, एमीन इन्वर्जन। एक तो ये पूछ रहा है कि एमीन इन्वर्जन होता क्या है। वो जानना चाहता है कि एमीन इन्वर्जन होता क्या है। आप सुबह सुबह उठते हो तो ऐसे अंगड़ाई सी लेते हो, ऐसे क्यों लेते हो? खाना खाते हो तो ऐसे अंगड़ाई सी लेते हो, क्यों लेते हो? अगर आपके हाथों को कोई ऐसे बांध दे बस परेशान हो जाओगे। क्यों? हाथों को पैरों को हिलाते रहते हो, क्यों? क्या रीजन है? क्यों? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों आप देखो, फड़फड़ाना, एमीन इन्वर्जन का सीधा सा मतलब है फड़फड़ करना, फड़फड़ाना। तो कोई फड़फड़ क्यों करता है, कोई फड़फड़ाता क्यों है? फड़फड़ करने और फड़फड़ाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है क्या? स्टेबिलिटी को बढ़ाना। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले रीजन बताता हूं कि इसकी वजह क्या है, कॉज क्या है। इसका कॉज है टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है, इसीलिए वो एमीन इन्वर्जन करता है। स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है, इसीलिए एमीन इन्वर्जन करता है। एक होता है दोस्तों लोन पेयर होता है।
बड़ी पॉपुलर टर्म है, लोन पेयर बड़ी ही पॉपुलर टर्म है। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कुछ लोग कह देते हैं, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको कोई बॉन्डिंग ना करता हो, जिसको कोई पूछता ना हो, जो अलग थड़क पड़ा हो, जिसकी कोई बॉन्डिंग ना हो, ऐसा जिसका बहिष्कार सा कर रखा हो, ये जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर होता है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो आप देखिए बच्चों, जरा ध्यान दो, यहाँ पर नाइट्रोजन है, जरा ध्यान देना प्लीज, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये लोन पेयर है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है sp3 दोस्तों। यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है दोस्तों। यहाँ पर ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यहाँ पर ट्रीटियम जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ट्रीटियम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। दोस्तों एक बात याद रखिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही तरफ खींच जाती है। जो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये एक तरह का बीएमओ है, बीएमओ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये एक तरह का बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। इसका कहीं ना कहीं एबीएमओ भी छुपा हुआ होगा। मान लो अरे अगर बीएमओ है तो इसका काउंटर है, जो काउंटर ऑर्बिटल है, काउंटर, वो काउंटर ऑर्बिटल एबीएमओ होता है, एबीएमओ होता है, एबीएमओ। कहीं इधर छोटा मोटा छुपा हुआ होगा, कहीं इधर छोटा मोटा सा छुपा हुआ होगा, बैठा होगा कहीं पर, यहाँ छोटा सा, मान लो कि ऐसे है, ये बैठा हुआ है, इस तरीके से बैठा हुआ है, ऐसे, ये इस तरीके से बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है, ये एबीएमओ है। किसका एबीएमओ है? इसका एबीएमओ है। ये बीएमओ, ये बीएमओ, तो इसका काउंटर ये एबीएमओ बैठा हुआ है। अब जो ये लोन पेयर है, इसकी बॉन्डिंग तो हो नहीं रखी है किसी से, तो ये कहेगा अब मैं एबीएमओ में जाऊंगा, ये कहेगा कि अब मैं एबीएमओ में जाऊंगा, एबीएमओ में, तो है ना ऐसे, ऐसे हो गया दोस्तों, इस तरीके से, ये H, ये H और ये ऐसे दोस्तों, ये D और ये T, ऐसे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये अब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। ये हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड सिग्मा बॉन्ड, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया। और मेरे दोस्तों यही इस इन्वर्जन का ट्रांजिशन स्टेट है, यही इस इन्वर्जन का ट्रांजिशन स्टेट है। तो कितने, 1 2 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ये आपके पास 3 हैं, या फिर नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 3 हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, वो हो गया sp2।
तो कोई पूछे कि जो एमीन इन्वर्जन होता है उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है दोस्तों, किस पर, ट्रांजिशन स्टेट पर। तो ट्रांजिशन स्टेट पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा। यहां पर ये जो लोन पेयर है ना sp3 में प्रेजेंट है, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो दोस्तों sp3 होता है। अब ये फड़फड़ा रहा है, कौन, ऐसे लोन पेयर फड़फड़ा रहा है, यहां से यहां गया। अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। ये नाइट्रोजन है, ये तो बड़ा है, यहां लोन पेयर हो गया, ये छोटा सा मिन्ना सा बैठ जाएगा, ये H हो जाएगा दोस्तों, ये आग पास T हो जाएगा दोस्तों, ये D हो जाएगा दोस्तों। अब ये क्या हुआ, इन्वर्ट हो गया। ये क्या हुआ दोस्तों, इन्वर्ट हो गया। ये इन्वर्ट हो गया, इसका उल्टा हो गया। जैसे छाता होता है ना, छाता उल्टा हो जाता है, ऐसे होता है ना छाता, अभी बनाकर दिखाऊंगा आपको छाता। तो इन्वर्ट हो गया, उलट गया, तो ये जो है अम्ब्रेला की तरह इन्वर्ट हो गया, बिल्कुल रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो ये उल्टा हो गया, इसमें लोन पेयर ऊपर है, इसमें लोन पेयर नीचे है। इसमें ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम नीचे हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम ऊपर पहुंच गए, ऐसे पहुंच गए। तो फिर दोबारा से फिर क्या होगा, ये लोन पेयर फिर ये लोन पेयर फिर यहां पर कहीं ना, तो यहां फिर जाएगा, फिर आता रहेगा। ये लोन पेयर आते जाता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा, लोन पेयर ऊपर नीचे चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, चलता रहेगा, लोन पेयर चलता रहेगा। और इस तरीके से लोन पेयर चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बढ़ाता रहेगा, बीच में ट्रांजिशन स्टेट ये आता रहेगा, जिस पर कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। इसका अब हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाते हैं, इसी चीज का पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाते हैं, इसी चीज का पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ क्या होगा उसको भी देखते हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से यहां पर हम एनर्जी को शो करते हैं, ठीक है दोस्तों, यहां एनर्जी हो गई, यहां पर प्रोग्रेस हो गई। तो यहां देखिए दोस्तों, ये एनर्जी है, यहां देखिए दोस्तों, ये एनर्जी है, यहां पर दोस्तों ये N है, ये H है, ये T है, ये D है, ये ऐसे कहीं पर लोन पेयर है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है, हिब लिख रहा हूं, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी हाइब्रिडाइज्ड है, हिब लिख रहा हूं। तो नाइट्रोजन पर हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। फिर ये दोस्तों इस तरीके से चलेगा। यहां पर देखिए थोड़ा सा और अच्छा सा बना देता हूं, सुंदर सा, सुंदरता का जमाना है, कुछ इस तरह से बना देता हूं। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट आएगा, ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा दोस्तों, N होगा, कुछ ऐसे इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, ट्रांजिशन स्टेट इस तरीके से हो जाएगा, ये D, ये T पहुंच जाएगा, और ये जो है दोस्तों ना, ये प्लेनर हो जाएगा, ये प्लेनर हो जाएगा, ये जो है ना दोस्तों, ये प्लेनर हो जाएगा। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गया ये, और ये इसकी ज्योमेट्री प्लेनर आ जाएगी। और यहां पर जो बनेगा दोस्तों, यहां पर लोन पेयर आ जाएगा, यहां पर H आ जाएगा, यहां D आ जाएगा, यहां पर T आ जाएगा। तो उल्टा इन्वर्ट हुआ है, उल्टा इन्वर्ट हुआ है। लेकिन फाइनल जितनी स्टेबिलिटी इसकी उतनी ही स्टेबिलिटी इसकी होगी। फाइनली फड़फड़ाएगा तो जरूर, लेकिन जितनी स्टेबिलिटी इसकी उतनी स्टेबिलिटी इसकी हो जाएगी। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो जाएगा।
फड़फड़ाएगा जरूर, बढ़ाने की कोशिश करेगा जरूर, लेकिन जितनी बीच में कहीं हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हों। हाँ, एक बात मैं आपको अच्छी तरह बताऊं, इसे मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ाऊंगा जबरदस्त तरीके से, एसिड बेस स्ट्रेंथ पर इसका इफेक्ट बताऊंगा, और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें इसका क्या रोल होगा वो बताऊंगा। कभी कभी ये एमीन चैप्टर में भी बताया जाता है। तो थोड़ा सा एक सेंट्रल आइडिया मैंने आपको यहां पर भी देने की कोशिश कर ली है। तो ये इसका ग्राफ होगा, हाइब्रिडेशन sp2 होगा, ये प्लेनर होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम आएगा। फाइनल स्टेबिलिटी इसकी और इसकी स्टेबिलिटी यहां पर सेम है, कहीं पर चेंज भी हो सकती है। इस तरीके से मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर कर दिया। फोर्थ पर चलते हैं दोस्तों। फोर्थ पर आप लकड़ी को जलाते हो, लकड़ी को आप 2 किलो लकड़ी जलाओगे, कम हीट निकलेगी। 4 किलो लकड़ी जलाओगे, ज्यादा हीट निकलेगी। 6 किलो लकड़ी जलाओगे, उससे ज्यादा हीट निकलेगी। वुड जलाना है, बर्न करना है, क्या है भाई। चलिए गैस की बात करते हैं। एलपीजी आपके घरों में इस्तेमाल होती है। थोड़ा जलाओगे कम हीट पाओगे, ज़्यादा जलाओगे ज़्यादा हीट पाओगे। कंबस्चन एनर्जी में बच्चों सबसे पहले, पूरे लाइफ टाइम का ध्यान रखिए, आप केमिस्ट्री सीखिए, प्रॉब्लम्स के थ्रू केमिस्ट्री सीखिए। कंबस्चन में दोस्तों सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही देखा जाता है। जब भी कहीं पर कंबस्चन एनर्जी निकालनी हो तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको कुछ और, जैसे कि स्टेबिलिटी। तो मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में भी डिस्कशन करते हैं अच्छी तरीके से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या कहानी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, कंबस्चन, हीट ऑफ कंबस्चन, हीट ऑफ कंबस्चन, हीट ऑफ कंबस्चन। मेरे दोस्तों पहला रूल, रूल 1, हीट ऑफ कंबस्चन, हीट ऑफ कंबस्चन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, भूल मत जाना। दूसरा रूल, हीट ऑफ कंबस्चन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी भूल मत जाना। जो मैं लिखवा रहा हूं उसे भूल मत जाना। एक सुंदर सी अच्छी सी कॉपी बना लो, एक एक चीज को नोट करते रहो। तो ये पहले लगाएंगे, अगर ये फेल हो गया तो फिर ये लगाएंगे। उल्टा मत कर देना कि पहले ये लगाओ फिर ये नहीं। पहले हीट ऑफ कंबस्चन के लिए कार्बन एटम्स को देखो, जिसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा हो उसकी हीट ऑफ कंबस्चन ज़्यादा हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हैं तो आप स्टेबिलिटी देखो। स्टेबिलिटी देखने का तरीका मैं आगे बताता ही रहूँगा, उसकी कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो ये वाला है उसको समझने की, देखने की, जानने की कोशिश में लग जाते हैं। ये वाला जो है उसको समझने जानने की कोशिश में लग जाते हैं। देखो बच्चों, यहां पर CH2, CH2, C, यहां पर C, CH2, 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 यहां H लगा दो, यहां H लगा दो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 3 3 6 हो गए दोस्त। अब देखो यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगा दो दोस्तों, तो 3 2 5 हो गए। आगे चलो दोस्तों, यहां पर CH2, यहां पर CH2, यहां पर, और हाँ जी यहां पर भी है कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लगा दो दोस्तों, तो 4 हो गए, 1 2 3 4। हाँ जी, तो अगर ये इसकी पहले नंबर पर हो जाएगी, इसके दूसरे नंबर पर हो जाएगी, इसके तीसरे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या है यार? जलाने पर निकली एनर्जी। मैं ज्यादा वजन का हूं, मुझे जलाओगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। बहुत जो छोटे 40-45 किलो के हैं उनको जलाओगे तो कम एनर्जी पाओगे। सीधी बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको भी हम अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अदर। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ अदर क्या होता है? रेजोनेंस, रेजोनेंस होता क्या है? अभी आप मुझे देख रहे हो, एक टीचर की तरह पा रहे हो, टीचर की तरह देख रहे हो, ठीक है। मैं अपने घर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे मुझे फादर की तरह देखते हैं, ठीक है। मेरे वाइफ भी होगी तो मेरी पत्नी मुझे हस्बैंड की तरह, ठीक है भाई। कुछ मेरे दोस्त भी आते जाते होंगे मुझे फ्रेंड की तरह, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनका फ्रेंड भी हूं। मेरे माँ बाप भी होंगे, उनका लड़का भी हूं। मेरे भाई बहन होंगे, उनका ब्रदर भी हूं। ये सब चलेगा, ये सब चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन मैं जोर जोर से अभी चिल्लाने लग जाऊं कि हाँ जी मैं नरेंद्र मोदी बन जाऊंगा, नहीं चलेगा। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता, मैं प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। बेवकूफ कहेंगे लोग, पागल है, पागल है। अगर नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो टीचर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मेरा ही है। मैं फादर हो सकता हूं, टीचर हो सकता हूं, हस्बैंड हो सकता हूं, फादर हो, प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ कि मैं टीचर हूँ और मैं कहूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो गलत बात है दोस्तों। बहुत ज़्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, दिमाग में भर लो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, एग्जैक्टली नहीं, नियरली। बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होना नहीं चाहिए। इस चीज़ को समझिए, बात को भरिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नहीं है। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूं, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गई होगी। देखो दोस्तों मेरे, ध्यान दो, यहां पर देखिए ये कुछ ऐसा है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से। ये कुछ ऐसा है, यहां माइनस है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है।
तो जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा, जो हम बना सकते हैं वो ऐसा, यहां से यहां तक डीलोकेलाइजेशन होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा 1 2 3 4 5, इतना बड़ा डीलोकेलाइजेशन होगा। दूसरे में चलते हैं दोस्तों, वो भी कुछ ऐसा ही है, वो भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, वो भी कुछ ऐसा ही है। यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर माइनस चार्ज है। यहां देखो दोस्तों, ये डीलोकेलाइजेशन होगा, उतना ही डीलोकेलाइजेशन है, इधर से उधर या उधर से इधर, उतना ही है दोस्तों, उतना ही डीलोकेलाइजेशन है। अब जरा औरों में चलिए, औरों की बात भी करते हैं, क्या दिक्कत है, औरों की बात भी करते हैं। यहां पर चलिए दोस्तों, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। यहां पर ये डीलोकेलाइजेशन इतना बड़ा होगा। अब अगले पर चलते हैं दोस्तों, और अगले को हम देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या होगा। अगले को देखने की कोशिश में लग जाते हैं कि आगे क्या होगा। यहां पर और यहां पर। अब जरा दोस्तों देखिए, अगर ये यहां गया तो ये छुट जाएगा, इसका केवल इतना डीलोकेलाइजेशन हो सकता है। तो ये तो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, एक बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अलग है। तो ये दिस इज नॉट क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इनके साथ घुल-मिल नहीं रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। इनके साथ घुला मिला नहीं है, ये अलग थलग है। कहां मैं टीचर, कहां कोई प्रधानमंत्री, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, नहीं चलेगा। तो ये नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, 6th पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। हम चलते हैं अगले पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 कहां लेकर के चलता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। रैंक द हाइड्रोजन एटम्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रैंक करना है। यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पर C है, यहां C डबल बॉन्ड O है, यहां पर CH3 है, यहां पर H है, यहां पर HC है, यहां पर दोस्तों H है, यहां पर HB है, आई थिंक, हाँ जी HB है, और यहां पर कहीं पर दोस्तों CH2 और H, ये HA है। तो हमें इनका सिस्टम सेट करना है, इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है। देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। बिल्कुल परेशान मत हो, हर एक से रिलेटेड इसको देख लो। अगर इसको आयनाइज करेंगे तो यहां पर CH2 आएगा, यहां पर CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH2। ये HA के लिए होगा। HB के लिए भी देख लो, HB के लिए, कि HB के लिए क्या कहानी है। C, यहां पर CH3, यहां पर H माइनस, यहां पर H प्लस, ये HB हो जाएगा। यहां पर दोस्तों C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहां पर CH2 हो जाएगा, यहां C डबल बॉन्ड O हो जाएगा,
यहां CH3 हो जाएगा। ये HB के लिए है। जो HC है उसके लिए भी देख लेते हैं। यहां पर CH3, यहां पर CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH माइनस, यहां पर HC प्लस, यहां पर दोस्तों C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3। समझो जरा, थोड़ा बहुत समझो। HC इतना डीलोकेलाइज हो सकता है, इतना ज्यादा डीलोकेलाइज कौन हो सकता है? ये चार्ज हो सकता है, ये वाला चार्ज। इतना लंबा इसका डीलोकेलाइजेशन है, डीलोकेलाइजेशन है। ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। इसका डीलोकेलाइजेशन इतना है, इसका इतना डीलोकेलाइजेशन है, इसका डीलोकेलाइजेशन है ही नहीं। कहां जाएगा? बीच में ये sp3 बैठा है, तो sp3 बैठा है तो कहां जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। बीच में sp3 बैठा है, sp3 बैठा है तो इसका मतलब चलना फिरना बंद है। ये कोरोना वायरस हो गया भाई, चलना फिरना बंद कर दिया। इसमें तो डायरेक्ट है, देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट है, तो इसमें नो डीलोकेलाइजेशन, नो डीलोकेलाइजेशन। तो अगर डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा, अगर डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, जितना कम डीलोकेलाइजेशन उतनी ही कम स्टेबिलिटी होती है। तो सबसे ज्यादा डीलोकेलाइजेशन इसमें है तो ये मोस्ट स्टेबल, और अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो फिर HC की स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये स्टेबल है तो फिर HB आ जाएगा। ये लीस्ट स्टेबल है, तो अब लीस्ट स्टेबल है तो उतनी ही कम इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसका मतलब है जो कंजुगेट बेस बनेगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। कंजुगेट बेस जो बनेगा, अरे ये क्या है, माइनस चार्ज है, कंजुगेट बेस है मेरे दोस्त, ये माइनस चार्ज है, कंजुगेट बेस है दोस्त, ये माइनस चार्ज है, कंजुगेट बेस है दोस्त। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक। और कंजुगेट बेस कैसे ज्यादा स्टेबल निकाला जाएगा, उसका सीधी कहानी है, सीधा तरीका है। क्या तरीका है, क्या कहानी है? कौन ज्यादा डीलोकेलाइज हो रहा है, किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा डीलोकेलाइज हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं मेरे दोस्तों और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहने की कोशिश में लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। करेक्ट रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में रिलेशन निकालना है। किसकी बॉन्ड लेंथ कम, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, यहां पर CH3 है। इसको दोस्तों B कहा है, इसको शायद हाँ A कहा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ये लोन पेयर है, लोन पेयर यहां पर रेजोनेंस करता है और लोन पेयर रेजोनेंस करके इस तरीके से बना देता है। लोन पेयर रेजोनेंस करके इस तरीके से बना देता है। हाइब्रिड जो बनता है दोस्तों वो CH3 CO माइनस, पार्शियल माइनस हो जाएगा, पार्शियल माइनस, और यहां पर O, ये CH3 यहां पार्शियल प्लस हो जाएगा। ये हाइब्रिड बनता है।
डॉट 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 डॉट। अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें डेवलप होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें क्या है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो दोस्तों ये ए है, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, और दोस्तों ये बी है, इसमें थोड़ा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आया है। तो डबल बॉन्ड की लेंथ हमेशा कम होती है सिंगल बॉन्ड से, तो बी की वैल्यू लेस हो गई इससे। ये पार्शियल डबल बॉन्ड वाला है, पार्शियल डबल बॉन्ड वाला है, और ये प्योर सिंगल बॉन्ड वाला है, प्योर सिंगल बॉन्ड वाला है। इस तरीके से आप देख लिया करो, ये हार्ड चीजें नहीं हैं, ये चीजें इजी हैं, बस हार्ड थोड़ा सा दिखा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 को भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आखिर वास्तव में कह क्या रहा है। इस पर भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, sp2 सिग्मा बॉन्ड, C C C C C C और C। यहां पर दोस्तों C C ऐसा कुछ है, यहां पर दोस्तों H है, H है, यहां पर भी आई थिंक डबल बॉन्ड है, हाँ जी डबल बॉन्ड है, H है, H है, H है, H है, और दोस्तों H है और H है। क्या इन दोनों में रेजोनेंस होगा? हाँ जी, रेजोनेंस की सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा। ये रेजोनेंस की सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं तो रेजोनेंस होगा। यहां पर CH है, 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 यहां पर दोस्तों CH है, यहां पर CH है। कोई बात नहीं, इसमें रेजोनेंस की शर्तें पूरी कर रहे हैं तो यहां पर रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस की शर्तें पूरी कर रहे हैं। एक पार्शियल प्लस होगा, एक पार्शियल माइनस हो जाएगा। अब करना क्या है, sp2 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 बोलो, sp2 sp2। यहां पर ये sp2, यहां पर 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 sp2, sp2 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 sp2। क्या निकालना है दोस्तों, sp2 sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर एक सिग्मा एक पाई होगा, यहां पर एक सिग्मा एक पाई होगा, यहां पर एक सिग्मा एक पाई होगा, यहां पर एक सिग्मा एक पाई होगा। तो sp2 sp2 4 आ गए, बात खत्म है। आपको ये जानना ही चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कि रेजोनेंस कहां कहां हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिए। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधी कहानी निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे, इसको निकालना है। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकाले। ओ दोस्तों, ओ पर कितने लोन पेयर होते हैं? ओ दोस्तों, ओ पर कितने लोन पेयर होते हैं? दोस्तों, ओ पर 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, टोटल 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या जवाब देता है, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है और क्या जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि 10 क्या कहता है, क्या जवाब देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज हाईली स्ट्रेंड। रिंग कितनी स्ट्रेंड है, कितनी स्ट्रेंड नहीं है, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडेशन में जो कंफर्टेबल एंगल होता है 109.5 का होता है। अब अगर हम कोई और रिंग जनरेट करते हैं, जैसे 3 मेंबर रिंग, तो हमें उसे मोड़ना पड़ेगा। देखो ऐसे होता है, ध्यान दो, ये इस तरीके से हर एक बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का है। इस पर sp3 हाइब्रिडेशन, हर एक बॉन्ड इसी पर है। हमने क्या किया, 3 मेंबर रिंग बनाई। हमने क्या किया, 3 मेंबर रिंग बनाई। हमने क्या किया, 3 मेंबर रिंग बना दी। 3 मेंबर रिंग बना दी। 3 मेंबर रिंग बना दी तो क्या किया, यहां पर एंगल 60 डिग्री का हो गया। और अगर यहां पर एंगल 60 डिग्री का हो गया तो हमने इसे मोड़ा है। कितना मोड़ा है, कितना बेंड किया है, कितना मोड़ा है, कितना मोड़ा है हमने इसको जो बेंड किया है, मोड़ा है, यानी जो डेविएशन हुआ है वो 109.5 माइनस 60 डिग्री का हुआ है। इतना मोड़ा है। हम 4 मेंबर रिंग पर चलते हैं कुछ इस तरीके से, तो कितना मोड़ा है, 90 ले आए हैं, 90 डिग्री पर ले आए हैं, तो इसको 109.5 माइनस 90 डिग्री हो गया। इसमें स्ट्रेन कम हो गई, इसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। हम 5 मेंबर रिंग पर चलते हैं, तो 5 मेंबर रिंग में हम कितना मोड़ेंगे उसको देखो। इसका मतलब बच्चों 3 मेंबर रिंग में बहुत 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 ज्यादा स्ट्रेन होती है। 4 मेंबर रिंग में उससे कम, 5 मेंबर रिंग में उससे कम, 6 मेंबर रिंग में सबसे कम। रिंग जितनी छोटी होती चली जाएगी उतनी ज्यादा स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी। तो हाईली स्ट्रेन रिंग कौन सी है दोस्तों, 4 मेंबर रिंग वाली। 4 मेंबर रिंग वाली कौन सी है, ये आई थिंक ऐसी कुछ रिंग है जो 4 मेंबर वाली है, इस तरीके से। ये इसका आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन सब बड़े इजी हैं। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, कितना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो निकालना है आपको कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये आपको देखना पड़ेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। यहां पर ये आपका कीटोन है, यहां पर ये कीटोन है, ये दोस्तों एल्कीन ग्रुप है। और उसके बाद ये मेरे दोस्तों इस तरीके से चले, यहां पर चल रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों फिर कीटोन मिल गया, फिर यहां पर कीटोन मिल गया दोस्तों। अब शायद ये भी 6 मेंबर रिंग है। हाँ जी, ये भी 6 मेंबर रिंग ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर ये यहाँ पर CH3 मिल गया, छोड़ दीजिए इसे, परेशान मत होइए। इसके बाद यहाँ पर आई थिंक 5 मेंबर रिंग है। हाँ जी, 5 मेंबर रिंग है। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग में यहाँ पर लगा हुआ है OCH3। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये ईथर ग्रुप हो गया। और यहाँ पर ये लगा है CH2OH। तो CH2OH जो हो गया, ये OH कौन सा हो गया, एल्कोहल हो गया। तो कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं दोस्तों, ईथर, एल्कोहल, एल्कीन, कीटोन। ईथर प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है, एल्कीन प्रेजेंट है, और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है दोस्तों, कीटोन। तो केवल पहचान करनी है, कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। 12th में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है।
क्वेश्चन 12 को भी देखिएगा कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखो कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। हाईएस्ट के एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों वो के प्रोपोर्शनल होती है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या फॉर एसिड। तो ये डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल हो गए। एक और होता है दोस्तों एसिड स्ट्रेंथ, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa। pKa दोस्तों माइनस लॉग ऑफ Ka होता है। pKa माइनस लॉग ऑफ Ka होता है दोस्तों, माइनस लॉग ऑफ Ka होता है। ये किसी अगले क्वेश्चन में काम आ जाएगा। तो एसिड स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है? कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। जो कंजुगेट बेस बन रहा है एसिड से, जो कंजुगेट बेस बनेगा उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है। तो हम निकालने की कोशिश में लग जाते हैं कि कहाँ सबसे अच्छा आएगा, उसको निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। देखते हैं कि सबसे अच्छा कहाँ आएगा, कैसे आएगा। इसे देखो दोस्तों C और Cl और Cl ऐसा है कुछ। यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर दोस्तों OH है। तो ये बनाएगा C, यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl। ये C डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये H प्लस। मेरे प्यारे दोस्तों ये निगेटिव आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये निगेटिव आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये निगेटिव आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएंगे, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी। यही आंसर है। 13 पर चलते हैं दोस्तों। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन 13 पर चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। इसमें निकालना है दोस्तों मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये प्रोपोर्शनल टू होगी नंबर ऑफ अल्फा H। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, कुछ करना ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है, कुछ करना ही नहीं है दोस्त। तो इसमें देखो मैं इसे सिंपल बना देता हूं। CH3, यहां पर CH2 आ जाएगा। इसमें प्लस चार्ज है। ये 3 अल्फा H इससे जुड़ा हुआ 2 अल्फा H इससे जुड़ा हुआ 2 अल्फा H। टोटल अल्फा H कितने हो गए? 3 2 5 2 7 अल्फा H हो गए। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। 14 पर चलते हैं दोस्त और देखो 14 में pKa आ गया। 14 में क्या आ गया? pKa। 14 में क्या आ गया दोस्त? pKa आ गया। 14 में pKa आ चुका है। 14 में pKa आ गया, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले वो आ चुका है। ऑर्डर ऑफ pKa देखो CH3S डबल बॉन्ड O, यहां पर ये OH है, ये बनाता है दोस्त CH3S डबल बॉन्ड O माइनस। अब जरा देखो इसके 3 इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। क्या बनेगा? CH3S O माइनस डबल बॉन्ड O बनेगा एक, और एक बनेगा CH3
S डबल बॉन्ड O और O माइनस 3 बन जाएंगे, 1 2 3 बन जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो ये हो गया, उसके बाद 2 बनेंगे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो गया, इससे ज़्यादा एसिडिटी किसी की पाई नहीं जाएगी। इसके बाद CH3COOH हो गया, इसके बाद CH3OH हो गया। ये दोस्त हो गया ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका उल्टा pKa, इसका उल्टा CH3SO3H, CH3COOH और CH3OH, ये आपके पास ऑर्डर ऑफ pKa हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है 15, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 15 को देखिए, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है 15। क्या है? विच इज द मेजर प्रोडक्ट? मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? अरे दोस्तों, मेजर प्रोडक्ट निकालना है। मेजर प्रोडक्ट बहुत ही आसान सा काम है, ये कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजर प्रोडक्ट निकालना है, मेजर प्रोडक्ट निकालना है। यहां का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज, इसके साथ डीलोकलाइज हो जाएगा। ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो अब ये आपका लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड। अब तक जो देखते थे ना वो एसिड स्ट्रेंथ थी और ये उल्टी बेस स्ट्रेंथ है। तो बेस स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डीलोकलाइज्ड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लोकलाइज्ड। एसिड स्ट्रेंथ में उल्टा था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होना है, H प्लस पर अटैक करेगा, तो जितना ज्यादा रहेगा उतना ही तो अटैक करेगा। तो ये ज्यादा बेसिक होगा, मोर बेसिक, इसीलिए अटैक यहां पर होगा और प्रोडक्ट जो है दोस्तों यहीं से बन करके, किसी भी तरह से कोई परेशानी की बात नहीं है, यहीं से बन करके प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, NH2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने पूरा कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।